दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बिहार का चुनावी युद्ध अंतिम पड़ाव पर है। कल यानी रविवार को दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमेगा। ऐसे में हर पार्टी और गठबंधन अपनी अपनी जीत के लिए अंतिम जोर लगाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बिहार के अपने चुनाव अभियान का समापन कर दिया। उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि समस्तीपुर से इसका श्री गणेश किया, जबकि समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार का राजनीतिक युद्ध जीतने के लिए दो प्रमुख अस्त्रों का इस्तेमाल किया। महागठबंधन पर हमले के लिए जंगल राज को मारक हथियार बनाया तो वहीं डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल का इस्तेमाल सबसे बड़े ढाल के रूप में किया। अपने प्रचार अभियान के आखिरी दिन पीएम ने कैसे बिहार के लोगों को आरजेडी और कांग्रेस के कुख्यात ककहरे से आगाह किया है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि दूसरे दौर का ये मतदान कितना अहम होने जा रहा है। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन, कुशासन का राज चाहते हैं। 2025 के बिहार चुनाव में अपने प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत जननी मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में पहली रैली की तो विपक्ष पर बेहद मारक बाण चलाए। आरजेडी की तुलना कट्टा राज से की। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को अतीत में बिहार की बर्बादी का खलनायक बताया। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है, उन्हें रंगदार बनना है। पीएम ने आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस को भी बिहार को डुबोने वाला किरदार बताया। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके पानी में उतरकर मछली मारने वाले वीडियो पर चुटकी जरूर ली। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीता मैया की जन्मभूमि के बाद प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण पहुंचे तो बिहार के मौजूदा चुनाव अभियान के समापन का ऐलान किया। लोगों से नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे लगवाए। इस विधानसभा चुनाव के एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। चंपारण में ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं। इस चुनाव में वो 14 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। हर बार उन्होंने बिहार के लोगों को 2005 से पहले के कुशासन और एनडीए राज के सुशासन में से एक को चुनने की सलाह दी, जो विपक्ष को रास नहीं आए। आप नौकरी क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे हो? कट्टा कपार पे रख दिया, गर्दन पे रख दिया, चोरी कर लिया सीएम का। ये प्रधानमंत्री की जुबान है। प्रधानमंत्री इस चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बन के उभरे हैं। महागठबंधन के नेता भले तंज कस रहे हैं, लेकिन एनडीए का दावा है कि पीएम मोदी के नाम और काम के बूते उसके खाते में कम से कम 250 सीटें आने वाली हैं। सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है 175 के आसपास, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, उनकी इतनी सभाएं, ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास, एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है।
एनडीए को उम्मीद है कि मोदी के साथ साथ योगी भी उसके लिए उपयोगी साबित होंगे, जो अब तक 26 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। शनिवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गया में 1 और पूर्वी चंपारण में 2 रैली की। अगर अपराधी जीतेगा, सुरक्षा दांव पे लगेगी, और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, माफिया और अपराधी हुआ है पस्त, और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बिहार में प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि किसके भाषण में दम था और किसकी बातों में वजन कम था। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में महागठबंधन और एनडीए दोनों का सबसे ज्यादा जोर सीमांचल की 24 सीटों पर है। दोनों ही गठबंधनों के दिग्गज सीमांचल की जमीन पर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल में ओवैसी भाईजान भी फुल एक्टिव हैं, जिससे महागठबंधन में बेचैनी है। इसीलिए तेजस्वी सीमांचल में पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवैसी की काट निकालने के लिए यूपी से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर सीमांचल के चुनाव प्रचार में उतारा गया है। आखिर महागठबंधन को ओवैसी से इतना डर क्यों लग रहा है, देखिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है, तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? या तो हम मर जाएंगे या फिर इनके खेल को खत्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। सीमांचल के रण में असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ रहे हैं। पूरा दम लगाकर एनडीए और महागठबंधन दोनों को ललकार रहे हैं। जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी। ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं हो सकते क्या? असदुद्दीन ओवैसी के तेवर देखकर महागठबंधन में खलबली मची हुई है, जिसने असदुद्दीन ओवैसी की काट के लिए सीमांचल में कद्दावर मुस्लिम नेताओं को काम पर लगा दिया है। यहां तक कि यूपी से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस सीमांचल में ओवैसी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। ये बाहर से आए हुए मेहमान अगर उन्हें लगता है कि सीमांचल बहुत गुर्बत वाला इलाका है, तो उन्हें बताओ कि भले अल्लाह ने हमें आपकी तरफ धन दौलत ना दिया हो हैदराबाद के नतीजे में लगता है, लेकिन ये सीमांचल है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई से, पसीने से अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। महागठबंधन में डर की लहर और ओवैसी का ओवर होता जा रहा कॉन्फिडेंस, दोनों की वजह है सीमांचल में एआईएम-आईएम का बढ़ता हुआ जनाधार। 2020 के विधानसभा चुनाव एआईएम-आईएम ने सीमांचल की 24 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। ये 5 सीटें कांग्रेस और आरजेडी के पास थीं। इतना ही नहीं, 20 सीटों पर एआईएम-आईएम ने 14.28% वोट भी हासिल कर लिया। और इस बार ओवैसी ने सीमांचल की 15 सीटों पर ताल ठोक दी है, जिससे महागठबंधन की धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्योंकि सीमांचल के जो मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के कोर वोटर हुआ करते थे, उन्हें भड़काने में ओवैसी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर अल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सके। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब तेजस्वी और राहुल ने भाव नहीं दिया तो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे ओवैसी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिनमें से 15 सीमांचल की सीटों पर है, जिसे ओवैसी ने अपना बदलापुर बना लिया है। सुन लो जालिमों, तुम्हारे दिन करीब है, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल खत्म ओवैसी करेगा। या तो हम मर जाएंगे या फिर इनके खेल को खत्म करके दम लेंगे।
महागठबंधन को डर सता रहा है कि कहीं ओवैसी सीमांचल में उसका खेल वाकई खत्म ही ना कर दे, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम वोटर माई बाप है, जिन्हें ओवैसी के पाले में जाने से रोकने के लिए महागठबंधन उत्तर प्रदेश तक से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे सीमांचल के चुनाव मैदान में उतार रहा है। इस बार आपके पास मौका है, अगर इस बार मायूस हो गए तो फिर लंबा मौका हाथ से चला जाएगा। महागठबंधन के नेता ओवैसी को बाहरी बता रहे हैं, वापस हैदराबाद जाने की नसीहतें दे रहे हैं। तेजस्वी तो ओवैसी को चरमपंथी तक कह चुके हैं, लेकिन ओवैसी भी चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। बोलने का स्टाइल, मुसलमानों के मुद्दे पर क्लियर स्टैंड, भाषण में मुसलमानों को भड़काने वाले जुमले, ये ओवैसी की यूएसपी है, जिसकी वजह से ही महागठबंधन ने तो उन्हें जगह नहीं दी, लेकिन सीमांचल ओवैसी को वोट देगा, ये 14 तारीख को पता चलेगा। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर ने पिछले चुनाव में महागठबंधन को काफी डेंट किया था और एनडीए को फायदा पहुंचाया था, जिसकी वजह से बीजेपी सीमांचल में 8 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन अब की बार बीजेपी ने सीमांचल में दबदबा बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस जिस जिले पर किया है वो है पूर्णिया। गृह मंत्री अमित शाह का पूर्णिया विजय का प्लान क्या है, अब जरा इस रिपोर्ट में जानिए। रात को पूर्णिया में अमित शाह ने रोड शो किया। और फिर अगले दिन पूर्णिया के बनमनखी में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी और राहुल को घुसपैठियों का मसीहा बोल दिया। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। सीमांचल में आने वाले पूर्णिया में अमित शाह ने पूरा जोर लगा रखा है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह, पूर्णिया जिले की 6 सीटों में शामिल पूर्णिया विधानसभा सीट पर साल 2000 से बीजेपी लगातार 7 बार जीत दर्ज कर चुकी है। पूर्णिया विधानसभा सीट एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहां हिंदू आबादी 75.19% है, जबकि मुस्लिम आबादी 23.26% है। इसलिए पूर्णिया विधानसभा सीट से बीजेपी को बहुत उम्मीद है। वैसे तो हमारी ही सरकार बनने जा रही है, मगर एक बात बताओ, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। सीमांचल वालों, जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? पूर्णिया में अमित शाह ने बिहार में 160 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर दिया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव लोकसभा सांसद हैं। 6 बार में से 4 बार पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रहे हैं। पप्पू यादव के इसी इफेक्ट को भांपकर ही शायद पीएम मोदी ने जब पूर्णिया में सभा की थी तो पप्पू यादव को मंच पर बुलाकर एक छोटी सी मुलाकात भी कर ली थी। इससे पहले पीएम मोदी ने पूर्णिया में खड़े होकर ही चुनाव से ठीक पहले बिहार को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी थी। लेकिन क्या पूर्णिया विधानसभा सीट 8वीं बार भी बीजेपी जीत पाएगी, ये तो जनता ही बताएगी। दूसरे चरण में सीमांचल और चंपारण समेत जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उनमें ज्यादातर एनडीए के मजबूत गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इनमें सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव ने भी पूरी ताकत लगाकर रखी है। आज धुआंधार 16 विधानसभा सीटों पर उन्होंने रैली की, लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी एनडीए के किले को हिला पाएंगे? सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला। बिहार में सरकार बदलने का संकल्प लिए तेजस्वी ने आखिरी दौर में चुनाव प्रचार को टॉप गियर में डाल दिया है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। जहां जहां तेजस्वी पहुंच रहे हैं वहां वहां समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है।
मंच पर मौजूद तेजस्वी को देखने और सुनने को बेकरार। मंच से जहां तक भी कैमरे की नजर जाती है वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आती है। पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। सामने खड़ी जनता के सामने तेजस्वी अपना सबसे बड़ा ऐलान दोहरा रहे हैं। और तेजस्वी को एक मौका सरकार बनाने का दीजिएगा, तो सरकार बनाएंगे तो नौजवानों तैयार हो जा नौकरी के लिए। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। बिहार में 20 साल के नीतीश के अभेद्य किले को साधने के लिए तेजस्वी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। सबसे पहले अंग रीजन के जमुई में सभा की। उसके बाद तेजस्वी का कारवां मगध की तरफ बढ़ गया, जहां उन्होंने गया में 2, नवादा और जहानाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। आखिरी दौर में तेजस्वी का पूरा फोकस अंग और मगध रीजन में है। तेजस्वी के सामने मगध को बचाने की चुनौती है और अंग रीजन को छीनने की। अंग रीजन में 16 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में 12 सीट यहां पर एनडीए को मिली थी। वहीं मगध रीजन में एनडीए को तब सिर्फ 6 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन के खाते में 20 सीट गई थी। अंग से लेकर मगध में तेजस्वी ताबड़तोड़ रैलियां करके एक अड़े मार का रास्ता तैयार कर रहे हैं। हालांकि एनडीए दावा कर रही है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बन चुकी है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और पहला फेज में जिस तरह का मैंडेट मिला उससे अधिक मैंडेट इस बार के दूसरे फेज में मिलने जा रहा है। सबके ट्रैक को लोग जनता जानती है। बिहार का विकास एनडीए ने किया है, इसलिए जनता एनडीए को वोट करे। जनता एनडीए के साथ खड़ी है। 11 नवंबर को बिहार की जनता दूसरे चरण का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। किसके सिर सजेगा ताज, किसको मिलेगी हार, सबसे पहले पता लगेगा 14 नवंबर को सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बिहार के चुनाव में महागठबंधन ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर कितने मतदाताओं का मन बदला ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल दूसरे दौर के चुनाव से ऐन पहले आरजेडी ने एक बार फिर 27 सेकेंड के एक वीडियो के जरिए वोट चोरी के नैरेटिव को नया कलेवर देने की कोशिश की। आखिर इस वीडियो में है क्या और इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। जमीन पर पड़ी सफेद पर्चियां, किसी पर लालटेन छाप, किसी पर अलमारी निशान, किसी पर तीर का निशान तो किसी पर बस्ता छाप। 27 सेकंड का ये वीडियो आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। वीवीपैट की इन पर्चियों में ज्यादातर पर लालटेन छाप और अलमारी का निशान था। आरजेडी ने इस वीडियो का विश्लेषण कर चुनाव आयोग को चोर आयोग और लोकतंत्र के डकैत नाम दे डाला। आरजेडी के साथ महागठबंधन के नेता भी इस वीडियो को शेयर करने वोट चोरी के आरोप दोहराने लगे। वीवीपैट पर्ची का विवाद सराय रंजन से सोशल मीडिया तक चढ़ा तो प्रशासन भी हरकत में आया। सभी उम्मीदवारों को घटनास्थल पर बुलाया और वीवीपैट पर्चियों को नष्ट किया गया। ड्यूटी में तैनात संबंधित एआरओ भी निलंबित कर दिए गए। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि ये वीवीपैट स्लिप्स मॉक पोल की हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा अप्रभावित है। जिस सराय रंजन विधानसभा का ये वीडियो बताया जा रहा है वहां 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान हो गया है। यहां से नीतीश के बेहद करीबी मंत्री और मौजूदा विधायक विजय कुमार चौधरी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि एनडीए वोट चोरी के आरोपों को खारिज कर रही है। उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा। और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट है। सराय रंजन की पिक्चर चुनाव आयोग ने साफ की तो आरजेडी ने आरोपों के 2 और तीर छोड़ दिए। आरजेडी ने समस्तीपुर का वीडियो जारी किया। आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में आधे घंटे तक सीसीटीवी बंद रहा। वहीं मोहिउद्दीन नगर की सीट का भी एक वीडियो आरजेडी ने जारी किया। आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में संदिग्ध घुसे थे। अभी बिहार चुनाव में आधा मतदान बाकी है। दूसरे फेज के मतदान से पहले विपक्ष ने पहले चरण की कथित वीडियो पिक्चर जारी कर वोट चोरी के मुद्दे को नया कलेवर देने की कोशिश की है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 121 सीटों के नतीजे ईवीएम में बंद हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि एक भी बूथ पर दोबारा मतदान कराने की नौबत नहीं आई। ये भी अपने आप में बिहार के लिए एक कीर्तिमान ही है। लेकिन आरजेडी ने अभी से स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का शोर मचाना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि ऐसे आरोप सच हैं या सिर्फ सियासत। तस्वीर नंबर 1, बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही सीसीटीवी फुटेज।
तस्वीर नंबर 2, रात के अंधेरे में परिसर के बाहर जा रही एक पिकअप वैन। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जिसे आरजेडी के एक कार्यकर्ता ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में आरजेडी का कार्यकर्ता ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा बंद करके खेला हो रहा है। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 मनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। इसी वीडियो में आरजेडी कार्यकर्ता थोड़ी देर बाद अपने साथी को परिसर से बाहर जाती हुई एक पिकअप वैन दिखाता है। पिकअप निकल रहा है, देखिए पिकअप निकल रहा है। यही सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं, अपना तो है, ये है। अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे यही गाड़ी। इन्हीं तस्वीरों को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर साझा किया और आरोप लगाया, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। ईसीआई व्हीप जवाब दे। स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें वायरल होते ही आरजेडी के तमाम प्रत्याशी भी आरएन कॉलेज पहुंच गए और चुनाव आयोग के साथ प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। जवाब में जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी ने नतीजों से पहले ही हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। ये लंबे समय से चलता आ रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी या इस तरह की कहीं कोई बात होगी, और सामने मतगणना है 14 तारीख तक। इसकी विशेष निगरानी जिला प्रशासन को रखनी चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये भ्रम का बादल मत बनाइए। राघोपुर में आपकी हार सुनिश्चित है, तो अपनी हार का ठीकरा दूसरे के मत्थे मत मढ़िए। वहीं वैशाली जिला प्रशासन ने वीडियो पर विवाद बढ़ने पर सफाई देते हुए स्ट्रांग रूम परिसर में गाड़ी की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। जो फोर्सेज है उनकी एक गाड़ी पिकअप रात को अंदर गई थी, जिसमें उनका बेडिंग इत्यादि सामान रखा हुआ था। तो यहाँ पे इंचार्ज है, उनको शोकॉज भी दिया गया है कि वाहन का परमिशन किस आधार पे दिया गया है। आगे से यह घटना नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया है। 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे कि वोटिंग के बाद ईवीएम के स्ट्रांग रूम पहुंचने और वोटों की गिनती के होने तक कार्यकर्ता ईवीएम की लगातार निगरानी करते रहें। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आज का जनहित स्पेशल। बिहार चुनाव में बाहुबली रिटर्न्स। बिहार की सियासत में इमोशन है, सस्पेंस है, ड्रामा है और पावर पाने के लिए खुलेआम चलती गोलियां हैं। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। चुनावी फिजा में गोलियों की गंध आ चुकी है। रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में दिख चुकी है। कहां तो बात 90 के दशक की होती थी और कहां अब 2025 का चुनाव रक्त रंजित सियासत का स्याह सच लेकर दुनिया के सामने है। सवाल यह है कि राजनीति के रक्त चरित्र का गवाह बना बिहार इस बार के चुनाव में कौन सी करवट लेने जा रहा है। पहले चरण के चुनाव से पहले ही बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। गोलीकांड में फंसकर छोटे सरकार को जेल जाना पड़ गया। बीते शनिवार की रात अनंत सिंह की हुई गिरफ्तारी ने बाहुबल की सियासत करने वालों को अलर्ट कर दिया। नतीजा हुआ कि पहले चरण का चुनाव बाहुबलियों की सीटों पर बिना किसी शोर शराबे के संपन्न हो गया। अब बारी दूसरे फेज की है। अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह, आनंद मोहन हो या मुन्ना शुक्ला, शंकर सिंह से लेकर अशोक महतो तक, अपराध की दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा किरदार इस चुनाव में किसी न किसी तरह से सक्रिय हैं। जीत और हार का गणित बिठाने में लगे हुए हैं। कोई अपने लिए जोर लगा रहा है तो कोई अपने बेटे और बीवी के लिए। अब किसका निशाना सही लगेगा ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल बाहुबल के जोर के जरिए जीत के स्क्रिप्ट लिखने की तमाम कोशिशें जारी हैं। दूसरे चरण के चुनाव में अब जिन बाहुबलियों की अग्नि परीक्षा होनी है उसमें नवीनगर से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, वारिसलीगंज से अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी, वारिसलीगंज से ही अशोक महतो की पत्नी अनीता, नवादा से राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, रुपौली से अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती, रुपौली से ही बाहुबली विधायक शंकर सिंह के नाम प्रमुख हैं। मध्य बिहार के नवादा में दो और गैंग इस चुनाव में टकरा रहे हैं।
दोनों की दुश्मनी 30 साल पुरानी है। चर्चित वेब सीरीज खाकी की कहानी इसी गैंग पर आधारित है, जिसमें एक गैंग की कमान अखिलेश सिंह उर्फ अखिलेश सरदार के हाथ में थी, जबकि दूसरे का नेतृत्व अशोक महतो करता। साल 2000 में अशोक महतो गैंग ने अखिलेश सिंह के घर पर हमला करके दर्जन भर लोगों की जान ली। दोनों की पत्नियां पहली बार विधानसभा चुनाव में टकरा रही हैं। नवादा जिले की वारिसलीगंज सीट पर आरजेडी से अशोक महतो की पत्नी अनीता हैं, तो बीजेपी से अखिलेश सिंह की पत्नी और मौजूदा बीजेपी विधायक अरुणा देवी। अखिलेश बनाम अशोक महतो की दुश्मनी 30 साल से ज्यादा पुरानी है। 90 के दशक में दोनों की अदावत शुरू हुई और मध्य बिहार में जातीय संघर्ष की नींव पड़ी। अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई में नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। 1998 से 2006 के बीच सिर्फ नवादा जिले में 200 लोगों की जान चली गई थी। पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्या का आरोप भी महतो गैंग पर ही लगा था। बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी भूमिहार जाति से आती हैं, जो 4 बार नवादा के वारिसलीगंज से चुनाव जीत चुकी हैं। बिहार के उस खूनी दौर में अशोक महतो को पिछड़ी जाति का समर्थन हासिल था, जबकि अखिलेश सिंह को सवर्णों का। साल 2002 में अशोक महतो नवादा की जेल से पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो गया था। कई पुलिस वालों की हत्या भी की गई थी। साल 2006 में अशोक महतो को शेखपुरा के तत्कालीन एसपी अमित लोढ़ा ने देवघर से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर साल 2023 के नवंबर महीने तक अशोक महतो भागलपुर की जेल में रहा और जेल से निकलने के बाद सियासत के अखाड़े में दांव आजमाने के लिए उतर गया। पिछले साल अशोक महतो ने शादी की और पत्नी को मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। वो चुनाव हार गईं और अब वारिसलीगंज में अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रही है। जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका पति के द्वारा हमारे गांव में जब 100 घर कॉलोनी पास हुआ था, इंदिरा आवास, उसमें मांगा जा रहा था रंगदारी टैक्स 1500 रुपये प्रति कॉलोनी। उसी में यहाँ हत्या हुआ, हमारा परिवार के लोग मारे गए। हमने इसको रोका कि नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं दो, सब लोग लड़ो सब मिलकर। जिस समाज को बहुजन कर रहे हैं उसी समाज को प्रताड़ित किया। वो कोई ऐसा समाज नहीं है। बिहार की राजनीति में, बिहार के परिदृश्य में, बिहार की धरती पर कोई ऐसा समाज नहीं है जो समाज उस व्यक्ति से पीड़ित नहीं। वारिसलीगंज भूमिहार बहुल सीट है। दूसरे नंबर पर यादव और तीसरे नंबर पर कुर्मी वोटरों की संख्या यहाँ है। चौथे नंबर पर दलित वोटर और 5वें नंबर पर मुस्लिम मतदाता है। बिहार के पूर्णिया इलाके में कभी बाहुबली शंकर सिंह का सिक्का चलता था। पिछले साल शंकर सिंह निर्दलीय जीतकर विधायक बने और इस बार भी निर्दलीय ही रुपौली से मैदान में हैं। बिहार का सीमांचल इलाका कभी गोलियों से थर्राया करता था और शंकर सिंह से लेकर अवधेश मंडल के गैंग इस इलाके में खून बहाया करते थे। बाहुबली शंकर सिंह, वो नाम जिनका कभी पूर्णिया जिले में राज कायम था, कानून जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती देते हुए पिछले साल शंकर सिंह ने निर्दलीय ही विधानसभा का उपचुनाव जीता। इस बार भी वो निर्दलीय ही पूर्णिया जिले की रुपौली से मैदान में है। नब्बे के दशक की बात है। पूर्णिया के इस इलाके में मंडल और राजपूतों की लड़ाई के खूब चर्चे थे। सालों तक पूर्णिया के इलाके में मंडल गैंग और शंकर गिरोह की गोलियां आमने सामने हुआ करती थी। फैजान गिरोह की कमान अवधेश मंडल के हाथ में थी और नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी की कमान शंकर सिंह के हाथ में। दोनों गिरोह AK-47, AK-56, रॉकेट लॉन्चर समेत तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस रहते। पुलिस की पकड़ से भागने के लिए दर्जनों अरबी नस्ल के घोड़े, रेसर बाइक का इस्तेमाल शंकर सिंह के गैंग के लोग किया करते थे। 90 के दशक में शंकर सिंह मतलब खौफ का दूसरा नाम। शंकर के गुरु या कहें बॉस थे बूटन सिंह, जिनकी बाद में हत्या हो गई। बूटन सिंह राजपूत थे और शंकर भी राजपूत हैं। बूटन के नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी नाम के गिरोह की कमान शंकर सिंह के हाथ में थी, जो हत्या, अपहरण, स्मगलिंग के लिए बदनाम थी। हम लोग की कोशिश तो यही रहती है कि हथियार सही जगह पे ही इस्तेमाल हो। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से कोई निर्दोष या कोई अलग से आदमी मारा जाए। शंकर सिंह का आदमी उस पर अथी करेगा,
बूथ कैप्चर तो कभी नहीं करना देंगे। इसके लिए अगर गोली चलानी पड़ी, मारना भी पड़ा तो तैयार हैं? फुल तैयार हैं, खून भी बहाना पड़े तो बहा देंगे, इसके लिए हम लोग पाछे नहीं हटेंगे। फैजान गिरोह के सरगना अवधेश मंडल ने बाहुबल के दम पर अपनी पत्नी बीमा भारती को विधायक बनवाया था। बाद में बीमा भारती नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन गई। अति पिछड़ी जाति की पॉलिटिक्स में बीमा भारती का बड़ा नाम हुआ। पिछले साल बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में गई और इस बार शंकर सिंह से उनका मुकाबला रुपौली में हो रहा है। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को जिताने के लिए शुक्रवार को ही तेजस्वी यादव ने प्रचार किया है। इस बार सब लोग एक होकर के बीमा भारती जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए। तेजस्वी ने इस बार के चुनाव में बाहुबलियों को पूरा भाव दिया है। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से टिकट दिया। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को लालगंज से, अशोक महतो की पत्नी अनीता वारिसलीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से तो अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को रुपौली से उतार रखा है। दानापुर से आरजेडी ने रीतलाल यादव पर फिर से दांव लगाया है। मटिहानी से आरजेडी ने बाहुबली बोगो सिंह को उतारा है। वो 90 का दशक था जब बिहार का कोना कोना गोलियों की गूंज से थर्राया करता था। कहीं रणवीर सेना बनाम एमसीसी की लड़ाई थी तो कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ों की गोलबंदी। उस दौर में बिहार के हर इलाके के अपने अपने समर्थकों के अपने अपने रॉबिन हुड थे, जिन्हें कानून की नजर में गैंगस्टर माना जाता। ये वो दौर था जब बाहुबली सिस्टम को पॉकेट में लेकर पॉलिटिक्स को प्रभावित करते। उस दौर में ही एक बाहुबली हुआ करते थे आनंद मोहन, जिन्होंने बाद में सियासत का सफेद चोला पहना और बाहुबली से सियासत के सूरमा बन गए। 90 के दशक के अखबार और पत्रिकाओं में आनंद मोहन के किस्से छपा करते थे। उस दौर में आनंद मोहन की गिनती बिहार के बड़े बाहुबलियों में हुआ करती थी। आनंद मोहन खुद कई बार सांसद रहे। पत्नी लवली आनंद अब भी सांसद हैं। आनंद मोहन ने अपने बेटे चेतन आनंद को नवीनगर सीट से उतार रखा है, जो जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। एक दौर में आनंद मोहन का सिक्का सहरसा से लेकर सीतामढ़ी तक चलता था। चेतन आनंद के प्रचार के लिए पूरा परिवार जुटा हुआ है। आनंद मोहन खुद औरंगाबाद की इस सीट पर डेरा डाले हुए हैं। सांसद लवली आनंद और उनकी बेटी और बहू भी गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही हैं। चेतन आनंद पहले शिवहर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार ने नवीनगर भेज दिया। नई सीट है, नई चुनौतियां हैं और आनंद मोहन उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या के बाद 4 दिसंबर 1994 को शव यात्रा निकल रही थी। उस शव यात्रा का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में उस दौरान गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो गई। इस केस में आनंद मोहन गिरफ्तार हुए, जेल गए, फांसी की सजा हुई। भारत के इतिहास के पहले ऐसे बाहुबली हैं जिन्हें हत्या के केस में फांसी की सजा हुई। हालांकि बाद में सजा उम्र कैद में तब्दील हुई और 15 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद सरकार ने उन्हें आजाद कर दिया। 2025 के इस चुनाव में बाहुबलियों को उतारने में जेडीयू भी पीछे नहीं रही है। मोकामा से सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से, प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को मांझी से उतारा। एकमा से बाहुबली धूमल सिंह को टिकट दिया। मटिहानी से राजकुमार सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को टिकट दिया। ए सुना, ठोक दे, मार दे, ये थी एक पत्रकार को खुलेआम कैमरे पर धमकी देने वाले थे सुनील पांडे। सुनील पांडे अब खुद चुनावी राजनीति से दूर हैं, लेकिन इस चुनाव में तरारी सीट से उनका बेटा बीजेपी का उम्मीदवार बना, तो ब्रह्मपुर सीट से भाई हुलास पांडे एलजेपीआर के टिकट पर मैदान में हैं। राजू तिवारी जी को आप चुनाव जिताइए। एलजेपी से चुनाव लड़ रहे राजू तिवारी के लिए बाहुबली राजन तिवारी गोविंदगंज में जोर लगाए हुए हैं। राजन तिवारी खुद के लिए भी टिकट चाहते थे, लेकिन नहीं मिला तो रिश्ते के भाई राजू तिवारी के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। 90 के दशक में ये तमाम बाहुबली अपने अपने इलाके में समानांतर सरकार चलाया करते थे। कानून, पुलिस और प्रशासन को अपनी जेब में लेकर घूमते। इसी वजह से लालू के विरोधी उस वक्त को जंगल राज के तौर पर आज भी याद करते हैं। हाल ये था कि उस दौर में बिहार का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं था। अब एक बार फिर उस दौर के बाहुबली इस दौर में नई पीढ़ी को
सियासत की विरासत सौंपकर सत्ता के गलियारे में अपनी धमक बरकरार रखना चाहते हैं। अब उनकी धमक कितनी बनी रहेगी, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और अब आज का जनहित मंत्र। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कभी कभी 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।